वेलकम टू एनएसपी। चैप्टर शुरू करने वाले हम लोग वर्क, एनर्जी एंड पावर। व्हाट इज़ वर्क? तो वर्क जो होता है सिंपल बाय डेफिनेशन होता है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। अगर किसी बॉडी के ऊपर एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कि वर्क हो गया। अब यहाँ पे जैसे एक अपने पास बॉडी है, ये बॉडी रेस्ट पे है, इसके ऊपर नॉर्मल अपवर्ड लग रहा है और एमजी डाउनवर्ड लग रहा है और ये कंडीशन होल्ड कर रहा है कि नॉर्मल ने एमजी को बैलेंस किया हुआ है। अब जैसे ही ये सरफेस पे ला के रखा और ये सरफेस को हमने माना कि स्मूथ है, क्योंकि नॉर्मल और एमजी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, तो जैसे ही यहाँ पे ये फोर्स एफ आया, इस फोर्स ने इसको डिस्प्लेस करा दिया एस। ओके, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फोर्स कॉजेस डिस्प्लेसमेंट। जरूरी नहीं कि फोर्स लगा हो तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही, पर अगर फोर्स लगा है और डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉडी डिस्प्लेस हुई मतलब उसको एनर्जी मिली। यहाँ पे ये फोर्स इस बॉडी के ऊपर एनर्जी ट्रांसफ़र किया, तो बाय डेफिनेशन ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज़ नोन एज वर्क। ओके, ये बहुत ही प्रिसाइज डेफिनेशन है, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, देखो इस फोर्स ने ये डिस्प्लेसमेंट कराया, मतलब इस नॉर्मल का और इस एमजी का इस डिस्प्लेसमेंट में कोई रोल नहीं है, केवल इस फोर्स ने ही इसका डिस्प्लेसमेंट कराया, मतलब इस फोर्स की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ। ओके, अब दूसरा कंडीशन क्या ले लेते हैं कि इस फोर्स को मैं हॉरिजॉन्टली ना लगा के किसी एंगल पे लगा दिया, हॉरिजॉन्टल थीटा से। अब इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा। आप ध्यान से देखो तो नॉर्मल और एफ साइन थीटा, क्योंकि एन और एम जी बैलेंस कर रहे थे, अब इसका एक कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा एफ साइन थीटा। अब ये ब्लॉक जो है इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, मतलब नॉर्मल और एफ साइन थीटा मिलके एम जी को बैलेंस कर रहे होंगे और एफ कॉस थीटा ही इस एस डिस्प्लेसमेंट को करा रहा होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि वर्क क्या होता है, तो वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू एस, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट एफ कॉस थीटा ने कराया है और ये फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। ओके, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये जो ब्लॉक है इसका लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये है, तो इस लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जो कंपोनेंट है वो एफ कॉस थीटा है। तो अगर जब भी आपको डेफिनेशन बोला जाए कि व्हाट इज़ वर्क, तो उसका जो जनरलाइज टर्म होगा वर्क का, वो हम लोग पढ़ते हैं एफ डॉट एस फोर्स, और उसका डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट के साथ। ओके, तो ये जनरल टर्म बना, ये जनरल फॉर्मूला बना। ओके, क्योंकि हम लोग ए डॉट बी को लिखते हैं, ए डॉट बी को मैं इधर लिख लूँ टू बी प्रिसाइज, ए डॉट बी उसको हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, कुछ इस तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया कि अगर कॉस थीटा आ रहा है तो कुछ इस तरीके का रिलेशन होगा जो कि होल्ड करता है। ओके, तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे फोर्स जो है, फोर्स वो अलोंग द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ओके, तो या तो आप इसको ऐसे लिखो या तो हम लोग इसको ऐसे रिकॉल करेंगे बार बार, है ना। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ़ फोर्स इज परपेंडिकुलर to the line of displacement, there will be no role of energy transfer by that force and no role। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोला कि इस नॉर्मल का अगर ये ब्लॉक जो है इस तरीके से डिस्प्लेस किया, तो नॉर्मल और लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री है, मतलब इस नॉर्मल का एनर्जी ट्रांसफ़र में कोई रोल नहीं है। सिमिलरली एम जी जो है डाउनवर्ड लग रहा है, लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब इस एम जी का डिस्प्लेसमेंट कराने में कोई रोल नहीं है, मतलब इस एम जी ने कोई भी इस ब्लॉक को एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं किया एस डिस्प्लेसमेंट होने में। ओके, ठीक वैसा ही नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा का इस डिस्प्लेसमेंट में कोई रोल नहीं है, एम जी का भी इस डिस्प्लेसमेंट में कोई रोल नहीं है, मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र इस बॉडी को हुआ केवल एफ कॉस थीटा की वजह से। ओके, तो ये चीज़ें हमने देखा कि जब भी फोर्स परपेंडिकुलर होगा लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे, नो रोल ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र बाय दैट फोर्स। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे एक आदमी है, इसने अपने सिर के ऊपर एक बॉक्स लिया हुआ है और ये चल रहा है, एम जी डाउनवर्ड लग रहा है, इस ब्लॉक का मास एम है तो एम जी डाउनवर्ड लग रहा है। कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये आदमी का मास नहीं है, बॉक्स का है। और नॉर्मल
इस आदमी के हेड की वजह से इस बॉक्स के ऊपर नॉर्मल ऊपर लग रहा है। ओके, अगर ये आदमी चलता हुआ इधर आया मतलब बॉक्स इसके साथ इसके सिर के ऊपर ऐसे आएगा। आप ध्यान से देखो तो नॉर्मल और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब इस नॉर्मल का एनर्जी ट्रांसफ़र में कोई रोल नहीं है। सिमिलरली एम जी डाउनवर्ड लग रहा है तो इस डिस्प्लेसमेंट में इस एम जी का कोई रोल नहीं है। मैं बोल सकता हूँ कि वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो है, वर्क डन बाय एम जी जीरो है, पर वर्क डन बाय मैन कांट बी जीरो। ओके, तो ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि अगर एक आदमी सिर पे एक बॉक्स को लेके चल रहा है ना, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस आदमी, अच्छा हमने ऊपर बोला कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का होता है। आप ध्यान से देखो तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये सेंटर ऑफ मास पे एम जी नीचे लग रहा है और ये आदमी के हेड से नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तो ये पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। तो देखो ये पॉइंट यहाँ पे डिस्प्लेस होके यहाँ पे आया, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, तो इसके लिए हमने वर्क डन को क्या बोल दिया, जीरो बोल दिया। जनरली बच्चों को मिसकंसेप्शन क्या होता है कि कोली जो है वो चल रहा है, तो क्योंकि ये पॉइंट जो है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप ध्यान से देखो ना, हमने क्या बोला, वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो है। ये बहुत बड़ा मिथ है बच्चों के अंदर, है ना। तो इस तरीके से इसको आप लोग रखना है कॉन्सेप्ट बना के, है ना। अब यहाँ पे हमने क्या लिया कि एक पार्टिकल है वो कर्व पे मूव कर रहा है। जनरली जो है यहाँ पे हमने देखा तो एक एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। आप इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, क्योंकि मैथ में एक्सिस डिफाइन नहीं होती। इसको मैं वाई मान सकता हूँ, इसको एक्स एक्सिस मान सकता हूँ। जरूरी तो नहीं ना बॉडी एक्स या वाई में ही मूव करे। तो हमने एक जनरल पाथ ले लिया। इस जनरल पाथ में पार्टिकल जो है कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। तो किसी भी पॉइंट पे हमने पढ़ा है कि जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट देखा, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट। एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट मतलब कि इस कर्व के ऊपर हम लोग एक टेंजेंट बनाएंगे। ये टेंजेंट ही फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट है इस बॉडी का इस फोर्स की वजह से। तो डिस्प्लेसमेंट, ये जो एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट हुआ इस फोर्स की वजह से और इनके बीच का जो एंगल अल्फा है, तो हम लोग बोलेंगे कि इस बॉडी पे एलिमेंट्री वर्क हुआ है। एलिमेंट्री वर्क की वैल्यू जो होगी बाई मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है एफ डॉट डी आर, और वो हमने कहाँ से लेके आया, इसी को जनरलाइज कर दिया। एफ डॉट एस था, यहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट बाय दिस फोर्स, उसको हम लोग क्या लिख सकते थे, एफ कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, तो वर्क डन को लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इंटू एस। बिल्कुल इसी लॉजिक को ला के हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। आप ध्यान से देखो तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ इस एफ फोर्स की वजह से और इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है। मतलब हम लोग बाय डॉट प्रोडक्ट रूल जो होगा, छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू लिखेंगे एफ डॉट डी आर, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे और ये पार्टिकल पॉइंट 1 से चल के पहुँचा पॉइंट 2 पे, तो 1 से लेके 2 तक। ओके, पर ये डिस्प्लेसमेंट याद रखना, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट टू द कर्व होगा और ये फोर्स है, इनके बीच का एंगल अल्फा है। ओके, अब जो फोर्स है अगर 3D में है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं बाय वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से। एफ एक्स जो है फोर्स अलोंग एक्स है, एफ वाई अलोंग वाई एक्सिस और एफ जेड अलोंग जेड एक्सिस। वैसे ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप एंड डी जेड कैप। होप ये आपने वेक्टर में सीखा है ना। वर्क जो होता है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है। ये चीज़ आप लोग एज ए इंफॉर्मेशन रखेंगे, इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। ओके, अब जो वर्क होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। यहाँ पे एक बॉक्स है, उसको एक आदमी पुश कर रहा है। अब इस बॉक्स पे आदमी ने फोर्स लगाया F, तो ये बॉक्स भी आदमी के ऊपर फोर्स लगाएगा F, क्योंकि फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स। अगर मैं बोलूँ कि ये बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव किया और इस डायरेक्शन को हमने प्लस माना और इस डायरेक्शन को हमने माइनस माना, तो ध्यान से देखो ये फोर्स, अच्छा ध्यान से देखो तो
यहाँ पे डायरेक्शन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी प्लस माइनस की। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनना। ये फोर्स लगा इस इधर और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ, इधर ही। मतलब ये बॉक्स फोर्स के डायरेक्शन में मूव किया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मान लो कुछ सिचुएशन ऐसा है, हालांकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे कुछ इस तरीके से, ये बॉक्स इस तरीके से मूव करता हुआ आया है यहाँ पे, है ना, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस हो गया। तो ये बॉक्स जो है मूव कर रहा है, तो ध्यान से देखो जिधर ये फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स रेट, ये जो फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वर्क डन बाय मैन ऑन द बॉक्स पॉजिटिव होगा। पर बॉक्स किधर मूव किया, बॉक्स मूव किया राइट। ओके, अच्छा, इस आदमी पे फोर्स जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब पीछे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जो है ये आदमी इसको लेके ऐसे आया ना, इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। ओके, अगर ये आदमी ऐसे चल रहा है तो उसके ऊपर फोर्स तो पीछे लग रहा है, तो वर्क डन ऑन मैन बाय द बॉक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। यहाँ पे देखो इसके ऊपर फोर्स पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ, तो वर्क डन बाय ब्लॉक ऑन मैन नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है सप्लाई ऑफ एनर्जी, इस आदमी ने इस बॉक्स को एनर्जी सप्लाई किया। और नेगेटिव वर्क का मतलब होगा गेन ऑफ एनर्जी, मतलब ये आदमी ने एनर्जी को गेन किया। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग टैकल करेंगे, और ये जो लेक्चर है वो बेसिकली इसमें हम लोग वर्क कैलकुलेशन ही करने वाले हैं, ठीक है। तो होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम लिया है ये मेंस 2025 का है, मैंने शिफ्ट मेंस से नहीं किया है। अब इसमें बोला है कि एक फोर्स है 2i कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप, और इसमें बोला है कि पार्टिकल अंडर गोज द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट दिया है, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, आई माइनस 2j कैप माइनस के कैप। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी इफ वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज जीरो। अब हमने पढ़ा है कि अगर फोर्स यहाँ पे कोई एक एक्सिस के अलॉन्ग तो मूव नहीं कर रहा है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो वर्क डन को हम लोग कैसे डिफाइन किया यहाँ पे, तो देखो इंटीग्रेट कर दिया था एलिमेंट्री वर्क को, तो ये मिला था, तो एफ डॉट डी आर। तो हम क्या करने वाले हैं, एफ डॉट डी आर, एफ की वैल्यू है 2i कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप, और डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अपने को पता है डॉट प्रोडक्ट में आई वाले का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे वाले का जे के साथ, और के वाले का के साथ। तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, ये बी प्लस में और ये 2 माइनस में, तो माइनस 2b। यहाँ पे 1 इसका कोफिशिएंट प्लस में है, और यहाँ पे इसका 1 माइनस में, तो -1। और अपने को मेंशन है कि वर्क डन जो है वो 0 है। तो अब देखें तो 2b माइनस 2 माइनस 2b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम लोग रीअरेंज करेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। ओके, दूसरा प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसा ही है। आप ध्यान से देखो तो फोर्स की वैल्यू बोला है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू बोला है एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप एक्स ऑन अ पार्टिकल इन प्लेन, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है वो बॉडी, है ना। एक्स वाई प्लेन में मतलब कुछ इस तरीके से मूव कर सकते हो। आप एज्यूम करो कि एक फ्लोर है, उस फ्लोर पे पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। तो x प्लस वाई बराबर क्या है, 10। वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे पार्टिकल 0 0 ओरिजिन से चल के कहाँ पे पहुँचा, तो 4,2 पे है। आप देखो पिछले वाले सवाल में डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट दिया था, इस बार इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है और फाइनल पोजीशन दिया, और अपने को पता है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, ध्यान से देखो आप, तो हम लोगों ने पिछली बार यहाँ पे डायरेक्ट एफ डॉट एस किया था, हमने ये ना करके हमने क्या किया था, एफ डॉट एस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस जो हैं वो कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट ही भी अपने को फाइनाइट दिखा, है ना। पर यहाँ पे इस बार फोर्सेस जो हैं वो वेरिएबल हैं। जब फोर्सेस वेरिएबल हैं तो हम लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अपने को पता है कि एफ डॉट डी आर लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई प्लस
आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक्स वाले टर्म में वाई भी आ रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू को उठा के यहाँ पे लाके प्लग कर देंगे। अब जो फोर्स जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, और डी आर को, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। पर यहाँ पे x वाले टर्म में y भी आ रहा है, तो y के जगह पे हम लोग x रख देंगे। ओके, और अपने को पता है कि i का i के साथ मल्टीप्लाई होगा और j का j के साथ, तो ये हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स, एफ वाई डी वाई हो जाएगा, और एफ वाई की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। होप इतनी चीज़ें समझ में आई। फिर से बोल देता हूँ, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई और एफ वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई। क्योंकि यहाँ पे देखो ये डी एक्स और ये एक्स आया, तो हम लोग यहाँ से y की वैल्यू को लाके यहाँ पे प्लग कर देंगे, तो y इज इक्वल टू कितना है, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर वाई को मैं लिख सकता हूँ 10 एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे x होगा, है ना। ओके, अब इस चीज़ को लाके यहाँ पे प्लग कर देंगे, तो ये इक्वेशन क्या दिखेगा, तो देखो एक्स स्क्वायर वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ पे ला के रखा, और क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ पे ला के रखा। ओके, तो ये बन जाएगा आपका 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, और ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर डी वाई। होप ये पोर्शन आप देख लेना मैथमेटिकली। ओके, देखो ये एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर था और वाई की जगह पे ये ला के रख दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 10 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा ओके एक्स क्यूब ही होगा, एक्स क्यूब। ओके, तो यहाँ पे इसको लाके रख दिया। अब अपने को पता है कि इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा इंटू 10 माइनस यहाँ पे x के पावर 3 का हो जाएगा x के पावर 4/4, और लिमिट रख देंगे। अब ध्यान से देखो तो x कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से 4, और y जो है वो भी वेरी कर रहा है 0 से 2, तो इस तरीके से लिमिट ला के रख देंगे, तो y 0 से 2 और x जो है वो 0 से 4। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू ला के रखेंगे, 0 रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, 0 ही हो जाएगा। अब ध्यान से देखो तो 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 4 की वैल्यू रखा तो ये हो जाएगा 640/3, और 4 क्यूब, क्योंकि एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 3 बचेंगे, तो 4 का क्यूब 64 प्लस यहाँ पे 2 का क्यूब बाई 3, क्योंकि 0 रखा तो 0। अब रीअरेंज करा तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 152 जूल। आपको मैं डिफरेंस क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग फोर्स हैं और डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ है, पर यहाँ पे फोर्सेस कांस्टेंट थे और डिस्प्लेसमेंट फाइनाइट है। यहाँ पे जो फोर्स है वो वेरिएबल है ना, फोर्स वेरिएबल है, तो अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और यहाँ पे लिमिट रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे x 0 से 4 हुआ है और y 0 से 2 हुआ है। ओके सॉरी। अब यहाँ पे मेंस का प्रॉब्लम लिया 23 का। यहाँ पे फोर्स बोला है कि F इज इक्वल टू 5 + 3y स्क्वायर है, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन। ओके, तो फोर्स जो है वो y डायरेक्शन में लग रहा है, y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है j कैप, वेयर F इज इन न्यूटन एंड y इज इन मीटर। डिस्प्लेसमेंट ये y जो है वो मीटर में है। द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू 2 से जब ये पार्टिकल y इज इक्वल टू 5 तक जाता है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सिंपल है, इस बार फोर्स होगा 5 + 3y स्क्वायर जे कैप, और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि dr में ना तो x का टर्म है, अगर मैं dr लिखूँ तो dr जो होता है वो होता है dx i कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। आप ध्यान से देखो तो ये दोनों टर्म जो हैं, सॉरी, dx वाले टर्म और dz वाले टर्म जो हैं वो 0 हैं, तो अपने को केवल y वाले टर्म को रखेंगे dy जे कैप। अब दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, j डॉट j जो होगा वो 1 हो जाएगा। f की वैल्यू को रखा 5 + 3y स्क्वायर जे कैप डॉट
डी आर की वैल्यू डी वाई जे कैप। अब जे डॉट जे जो होता है 1 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 5 + 3y² dy। लिमिट रखेंगे 2 से 5, 2 से 5, तो वर्क डन की वैल्यू जो आ जाएगी वो 5 का इंटीग्रेशन 5y प्लस y का हो जाएगा y³/3, 3 से 3 कैंसिल। अब लिमिट रख देंगे 2 से 5, तो ये आ जाएगा 5, 5 5 जा 25, 5 का क्यूब जो हो जाएगा 125 माइनस 2 5 जा 10 और 2 का क्यूब 8। यहाँ पे रीअरेंज करेंगे आंसर आ जाएगा 132 जूल। सॉरी, तो यहाँ पे आंसर आ गया 132 जूल। ओके, तो ये है अपना लास्ट प्रॉब्लम आज के सेक्शन का। यहाँ पे जो फोर्स है ये वेरिएबल है और इस बार फोर्स टाइम का फंक्शन है। आप ध्यान से देखो तो जो पहला प्रॉब्लम लिया हमने, यहाँ पे फोर्सेस कांस्टेंट है, यहाँ पे फोर्सेस पोजीशन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, पर यहाँ पे जो फोर्स है वो टाइम का फंक्शन है। थोड़ा सा अलग है ना। तो करना क्या है कि फोर्स जो है वो t² के प्रोपोर्शनल है। ओके, ये बराबर है, प्रोपोर्शनल नहीं। इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम दिया है। बोला है कि पार्टिकल रेस्ट से शुरू हो रहा है अलोंग एक्स। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल इन t सेकेंड। क्योंकि फोर्स यहाँ पे इस बार टाइम का फंक्शन है, तो वर्क डन जो होगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आप ध्यान से देखो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पे फाइनली तो ये एफ डी वाई तो आ जाएगा, एफ डी वाई हो गया था। वैसे ही इस बार क्योंकि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, केवल एफ डी एक्स। अब इसमें मैंने डी टी से मल्टीप्लाई किया और डी टी से डिवाइड किया, तो ये डी एक्स बाई डी टी क्या मिल जाता है, वेलोसिटी। और यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा फंक्शन ऑफ टाइम होगा, फोर्स जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम दिया इनटू डी टी। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि अब मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, मैंने इस चीज़ को पूरा कन्वर्ट कर लिया। डिस्प्लेसमेंट ना करके हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी लेके आ जाएंगे, प्रॉब्लम अपना सॉल्व। ये मैथमेटिक्स आपको लर्न करना पड़ेगा। तो अब अपने को पता है एक्सेलरेशन जो होगा वो फोर्स अपॉन में मास होता है। फोर्स की वैल्यू दिया है यहाँ पे t², मास से डिवाइड किया। अब मुझे पता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, तो मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ dv/dt = t²/m। ये ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, dt को इधर लेके आएंगे। पार्टिकल 0 से शुरू हुआ है, तो किसी भी टाइम t = 0 से t = 0 पे पार्टिकल रेस्ट पे है। किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी v है, तो dv का इंटीग्रेशन v होगा, लिमिट 0 से v। t² dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³/3, और क्योंकि यहाँ पे मास पहले से है m। ओके, तो देखो t² का t³, यहाँ पे मास m था और t³/3 होगा। लिमिट रखेंगे तो वेलोसिटी आया t³/3m, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। ओके, अब यहाँ पे लाके इस चीज़ को प्लग कर देंगे, क्योंकि फोर्स दिया हुआ है t², यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ पे लाके रख दिया, तो t² t³/3m इंटू डी टी। अब ध्यान से देखो तो 3m तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 3 और 2 ये 5 हो जाएगा, तो t⁵ dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t⁵ ये हो जाएगा 6/6, 6 3 जा 18 हो जाएगा, 0 से 6, तो ये आ जाएगा t⁵6/18। ओके, जो कि वर्क डन पूछा हुआ था t सेकेंड में। होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन।